अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, आज की चर्चा विशुद्ध राजनीतिक है और आप बैकग्राउंड देखकर ही समझ गए होंगे कि आज की चर्चा किन पर और किन के पॉलिटिकल मूव पर आधारित है। जी हाँ बहन भाइयों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में 4 बार की मुख्यमंत्री रहीं और एक ज़माने में बेहद ताकतवर नेता मायावती के उस पॉलिटिकल मूव पर जो उन्होंने कल अपने जन्मदिन के अवसर पर घोषित किया कि बीएसपी अब किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करने जा रही है, अकेले चुनाव लड़ेगी। मायावती के इस बयान के राजनीतिक निहितार्थ क्या हैं, ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने क्यों दिया और इसके पीछे के राजनीतिक कारण, इससे किसको लाभ और किसको नुकसान, आज की परिचर्चा इसी विषय पर केंद्रित है। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई ना कोई आहट और कोई परिवर्तन हमेशा शुरू रहते हैं, आरंभ रहते हैं या उसमें नए नए ट्विस्ट आते हैं। जैसा कि बीएसपी पिछले कई चुनाव मिलकर अलायंस पार्टनर्स के साथ लड़ चुकी है, इस बार मायावती ने साफ और दो टूक ऐलान अपने जन्मदिन यानी कल उन्होंने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि बीएसपी इस बार किसी के साथ कोई अलायंस नहीं करेगी, कोई गठबंधन नहीं करेगी। 6 राज्यों में असेंबली के इलेक्शन है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और नॉर्थ ईस्ट के 3 स्टेट, नागालैंड और त्रिपुरा, वहाँ भी कोई गठबंधन नहीं, अकेले चुनाव लड़ेंगे, 24 में भी अकेले ही रहेंगे। बीएसपी अब अलायंस की पॉलिटिक्स खत्म कर रही है, नो अलायंस, अकेले। क्या कारण है मायावती के इस पॉलिटिकल मूव और बिना पूछे इस सवाल का जवाब देने के राजनीतिक कारण क्या हैं? मायावती ने अपने जन्मदिन का दिन ही क्यों चुना यह ऐलान करने में, जबकि अभी कोई चुनाव सामने नहीं है? उन्होंने किसी के साथ अलायंस न करने की बात क्यों कही? मैं फिर आपसे कहता हूं कि इस देश के नेता बहुत तेज दिमाग लोग हैं और ये कोई भी बात बिना वजह नहीं कहते हैं और कोई भी इनका पॉलिटिकल मूव बिना कारण के नहीं होता है। तो मायावती का भी ये मूव और ये राजनीतिक बयान, अलायंस पॉलिटिक्स को लेकर ओपन स्टेटमेंट, ये भी यूं ही नहीं है। इसके पीछे बहुत ठंडे दिमाग से सोची गई एक बेहद तगड़ी राजनीति है। अगर ऐसा है तो जिसकी उम्मीद पूरी है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि नेता बिना वजह कोई काम नहीं करता। कोई बड़ा ठोस कारण होता है, कोई दूर की योजना होती जिसे आज आप समझ नहीं पाते हैं, 6 महीने बाद आपके सामने आती है और आप बेहोश, अरे ये क्या हो गया। तो वो मूव कब हुआ था? 6 महीने पहले। बिना प्लानिंग के राजनीति में कोई काम नहीं होते हैं, हैफजर्ड तरीके से या अफरा तफरी में कोई निर्णय नहीं लिए जाते हैं। तो मायावती ने भी ये कोई निर्णय ओवरनाइट थॉट में नहीं लिया कि रात में सो के उठी और सुबह ऐलान कर दिया, बहुत सोच समझ के लिया। उनके इस पॉलिटिकल मूव का किसे फायदा है और किसे नुकसान, इसका आकलन क्यों हो रहा है? क्योंकि बीएसपी अब अकेले ऐसी कोई इंडिपेंडेंट ताकत नहीं है जो एक धुरी पर खड़े होकर सारा वोट खींच ले या सत्ता को अपने कब्जे में कर ले या इतने एमएलए एमपी जिता लाए कि निर्णय वो करे। बीएसपी हर चुनाव के साथ साथ उसका वोट शेयर कम हो रहा है और रिकॉर्ड लोएस्ट आया तब जब 2022 के चुनाव हुए 12.5%। उपचुनाव में आजमगढ़ में अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन वो एक इंडिविजुअल इलेक्शन था, उसको किसी पार्टी के साथ जोड़कर वृहद तरीके से हम एनालिसिस नहीं कर सकते। हमारे पास क्रेडेंशियल्स इसके कहाँ मौजूद हैं, इसके पास एविडेंस बेस्ड वोट शेयर कहाँ है? 2022 में कितना? 12.5%। तो अब मध्य प्रदेश जहाँ बीएसपी एक छोटी पॉलिटिकल पावर है, कर्नाटक वहाँ भी थोड़ा है, छत्तीसगढ़ में भी थोड़ी प्रेजेंस है, लेकिन मेजॉरिटी स्टेक कहाँ है? उत्तर प्रदेश। और 24 का भी इरादा मायावती ने स्पष्ट किया कि किसी के साथ अलायंस नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि कांग्रेस एक लार्जर अपोजिशन फ्रंट पे काम कर रही है, एक प्लेटफॉर्म डेवलप कर रही है कांग्रेस, जहां वो चाहती है कि अखिलेश यादव भी उनके साथ आ जाएं, मायावती भी उनके साथ आ जाएं, जयंत चौधरी भी उनके साथ आ जाएं और भी लाइक माइंडेड पार्टनर्स जो कांग्रेस की विचारधारा या बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं वो उनके साथ आ जाएं। अब आपको मैं 5 दिन पहले ले चलता हूं। अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कांग्रेस के हर कार्यक्रम से उन्होंने दूरी बना ली और क्या कहा था?
कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं, जैसी कांग्रेस है वैसी बीजेपी। किसने कहा था? अखिलेश यादव ने। अब मायावती का क्या स्टेटमेंट आया देखिए, कोरिलेट करिएगा। अखिलेश यादव को 5 दिन पहले का स्टेटमेंट और मायावती का कल का स्टेटमेंट, इनको जोड़िए। वो भी क्या कह रही हैं? वही बात कह रही हैं, किसी के साथ अलायंस, मतलब कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। ये स्पष्ट कहने के बजाय उन्होंने क्या कहा? किसी के साथ नहीं जाएंगे। भाई बीजेपी के साथ जाएंगी नहीं खुल के। अब किसके साथ जाना था? या बीएसपी कांग्रेस के साथ या अपोजिशन के किसी फ्रंट में, वहाँ मना कर दिया। तो स्कोप हो गया खत्म। ये किसके लिए बुरी खबर है? ये कांग्रेस के लिए बुरी खबर है। क्यों? क्योंकि वो जो लार्जर अलायंस, लार्जर अपोजिशन की पिक्चर बना रहे हैं, उस पर मायावती ने कल एक बाल्टी पानी डाल दिया। अखिलेश यादव पहले ही उससे निकल गए। तो अब जो हिंदी भाषी राज्य में कांग्रेस की ताकत बनना चाह रहे थे, या कांग्रेस जिन्हें अपनी ताकत बनाना चाह रही थी, वो हो गए कांग्रेस से अलग। और रास्ता किसका क्लियर हो रहा है? समझिएगा, बीजेपी का। अखिलेश यादव का स्टेटमेंट, मायावती का कल का स्टेटमेंट, कांग्रेस का असमंजस, और ये बीजेपी निकली। कड़ी साफ है बहनों भाइयों। बस बयानों को जोड़ने की आवश्यकता है कि इन बयानों के राजनीतिक निहितार्थ क्या। मेरा ऐसा मत है, मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये यही होगा, लेकिन मैं ही सही सोच रहा हूँ ऐसा भी नहीं, क्योंकि राजनीति में अलग अलग विचार होते हैं, अलग स्टेटमेंट्स होते हैं, अलग मायने होते हैं। इसीलिए मैंने आज परिचर्चा बुलाई, ताकि अन्य ओपिनियन भी जानें और उसको कोरिलेट करें और इस कॉम्प्लेक्स्ड पॉलिटिक्स को थोड़ा समझें। कुछ बयान सुनिए आप। इस वर्ष सन 2023 में कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित अन्य जिन भी राज्यों में विधानसभा के वे अगले वर्ष देश में लोकसभा के लिए होने वाले आम चुनाव में भी हमारी पार्टी बीएसपी किसी भी पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन करके ये चुनाव नहीं लड़ेगी। 2014 से उत्तर प्रदेश का इतिहास और भूगोल बदल गया है। अब जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद की राजनीति नहीं है। आज जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है वो राष्ट्रवाद और विकास की राजनीति है। समाजवादी पार्टी को छोड़ प्रदेश में कोई भी दूसरे संगठन के पास कोई ताकत बची नहीं हुई। इसलिए अम्बेडकरवादी लोहिया जी के लोग, ये सब लोग मिलकर इस देश के संविधान को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए 2024 में लोगों को विश्वास माननीय अखिलेश यादव जी पर है कि वही इस प्रदेश को, इस देश को इस तानाशाही हुकूमत से छुटकारा दिला सकते हैं। भाजपा के इतने करीब बहन जी को जाती हैं, जब भाजपा संकट में होती है उसे उबारने काम बहन जी को करती हैं। भाजपा के सुर में सुर मिला के कांग्रेस को बदनाम करने काम क्यों करती हैं? तो मुझे लगता है बहन जी को निर्णय लेना पड़ेगा कि बहन जी देश के साथ हैं या भाजपा के साथ हैं। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हीरो वाजपेयी हैं मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस से हैं, राजपाल कश्यप समाजवादी पार्टी से हैं, संजय बेचन जी जाने माने पत्रकार हैं, और धर्मवीर चौधरी राष्ट्रीय प्रवक्ता बहुजन समाज पार्टी, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेटेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम को में हमारे साथ सम्मिलित होने के लिए। धर्मवीर जी, कार्यक्रम की शुरुआत आज आपसे ही करते हैं और आपसे समझना चाहते हैं, क्या ये बहुजन समाज पार्टी ने तय कर लिया है कि अब वो किसी के साथ कभी भी किसी प्रकार का कोई अलायंस राजनीतिक रूप से चुनाव में नहीं करेंगे? क्या ये आपकी पक्की सोच है या फिर इसमें थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, आप आगे चलकर थोड़ी संभावनाएं खोल सकते हैं दूसरों के लिए? नहीं ब्रजेश जी, देखिए, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कल अपने जन्मदिन पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें बिल्कुल क्लियर कर दिया कि हम किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि गठबंधन का जो अनुभव है बहुजन समाज पार्टी का, वो एकमात्र अकालियों के साथ पंजाब को छोड़ दिया जाए, तो हमारा अनुभव इसमें ठीक नहीं रहा है। क्योंकि देश में ऐसा कोई सर्वमान्य नेता नहीं है किसी भी पार्टी का। मैं बिल्कुल क्लियर कह रहा हूं कि जो ताकत बहुजन समाज ने आदरणीय बहन कुमारी मायावती को दी है वोट ट्रांसफर करने की, वो ताकत किसी नेता के पास इस देश में नहीं है। भारत के 70 साल के इतिहास में किसी नेता के पास नहीं है। और हमने सिर्फ 2 ही पार्टियों के साथ में उत्तर प्रदेश में खासकर गठबंधन किया, एक कांग्रेस के साथ में किया था और एक समाजवादी पार्टी के साथ में।
लेकिन ये दोनों पार्टियां संविधान विरोधी हैं, आरक्षण विरोधी हैं और दबे कुचले समाज, दलित समाज, माइनॉरिटीज और इन सबके हक अधिकारों के लिए ये जो है लड़ने वाली पार्टियां नहीं है, ये उनके अधिकारों को खत्म करने वाली पार्टियां हैं। आज इस देश में जो बीजेपी की सरकार चल रही है ब्रजेश जी, वो संविधान विरोधी सरकार है और जिस रास्ते पर कांग्रेस का पतन हुआ उसी रास्ते पर आज बीजेपी जा रही है जी। तो अब कौन बचता है इस देश में? आज सत्ता लोलुप राजनीति का चलन है। आपने एक बात कही धर्मवीर जी, जो सत्ता के एक साथ जाएगा, इम्पोर्टेंट सत्ता मिलनी स्टेटमेंट आपने चाहिए। डिबेट में बोला कि गठबंधन का आपका अनुभव अच्छा नहीं रहा है जी। और आपने अकाली दल के अलावा जिनके साथ भी गठबंधन हुए जी। आपके प्रति वो राजनीतिक रूप से ठीक नहीं थे। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2019 में बिल्कुल जब आप समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस में थे, आप 0 सीट थे। 0 सीट से आप 10 मेंबर आप पार्लियामेंट लोकसभा जीत कर आए थे। फायदे में तो आप थे, समाजवादी पार्टी के मुकाबले 2 गुनी सीटें थी, तो आपका अनुभव कैसे खराब हुआ? नहीं ब्रजेश जी, देखिए आप बहुजन समाज पार्टी का इतिहास पढ़िए और बहुजन समाज पार्टी, देखिए लोकतंत्र में हार जीत एक अपनी जगह है, लेकिन आपकी विचारधारा क्या है, आपके सिद्धांत क्या हैं, आप किन लोगों की राजनीति कर रहे हैं और किस समाज के लिए आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और आपका जो एक राष्ट्र के प्रति क्या नजरिया है, समाज के प्रति क्या नजरिया है, वो आपको देखना होगा। आज इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम ठीक है, हम एक समय हमारी लोकसभा में सीटें नहीं आई थी, लेकिन उससे पहले अगर आपने देखा हो तो हमारे 20 सांसदों से भी ज्यादा सांसद थे जी। कांग्रेस ऐसा मानती है, लोकसभा धर्मवीर जी, में आदरणीय बहन कुमारी कांग्रेस के कुछ नेता मानते हैं कि आपका अकेले जाने का जो मूव है, आपका अकेले जाने का पॉलिटिकल मूव है, कांग्रेस के कुछ नेता मानते हैं कि ये बीजेपी को सेफ पैसेज देने की बात है। मैं इसका जवाब देता हूं, मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। जब भारत सरकार में कांग्रेस की 10 साल की मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तब हमने कांग्रेस को 10 साल तक समर्थन दिया ब्रजेश जी। जब हमारे 6 विधायक राजस्थान में जीत करके आए तो हमने जो है गहलोत साहब की सरकार को भी वहां पर समर्थन दिया, हमने हरीश रावत जी की सरकार को भी समर्थन दिया, हमने मध्य प्रदेश में हमारा चाहे 1 विधायक था चाहे 4 विधायक थे, हमने मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी को भी समर्थन दिया। ये जो कांग्रेस के लोग आरोप लगाते हैं, यही तो इनकी दोहरी मानसिकता है। हम तो इनको समर्थन दे रहे हैं और ये हमारी पीठ में छुरा मारने का काम कर रहे हैं। ये हमारे विधायकों को तोड़ रहे हैं। विधायक खा जाते हैं मध्य प्रदेश में, हमारे विधायक खा जाते हैं। राजस्थान में आपके विधायक खा गए। ये मैं वही कह रहा हूं आपसे, तो ये कांग्रेस अफवाह उड़ा रही थी अभी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों अफवाह उड़ा रही है। आरोप और लगते हैं, मैं चाहता हूं कि उसका आप खुला जवाब दें, क्योंकि आप एक स्पष्टवादी व्यक्ति हैं तो आप सही जवाब देंगे जी। ऐसा बहुत बड़ा एक वर्ग है जो मानता है कि पर्दे के पीछे से बीजेपी बीएसपी को कंट्रोल कर रही है। मैं आपको ब्रजेश जी एक बात बता दूं, फोर्ब्स मैगजीन ने आयरन लेडी का खिताब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को दिया और बहन जी ने जब यहां इन्होंने हमारी सरकार गिराई थी, कांग्रेस के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने उत्तर प्रदेश में, तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो है वो 1 वोट से अटल जी की सरकार गिरा दी थी और हमने आज तक कभी बीजेपी के साथ कोई समझौता नहीं किया। हमारे सिद्धांत बिल्कुल क्लियर है, गवर्नमेंट बनाया, जो ये सबका साथ सबका विकास सबसे विश्वास की जी नहीं, हमारा कोई ब्रजेश जी, मैं फिर दोबारा कह रहा हूं, हमने कोई अलायंस करके इनके साथ कभी चुनाव नहीं लड़ा। हाँ, माननीय काशीराम जी कहते थे कि जितने थैंक यू, शुक्रिया। मैं पर चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा क्योंकि आज कांग्रेस आपके निशाने पर ज्यादा है, तो जब हमको शुक्रिया। मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूँ। सुरेंद्र राजपूत जी मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। सुरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपकी पार्टी के एक बड़े नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम, उन्होंने एक ट्वीट किया और लिखा है कि हमारी पार्टी के सीनियर मैनेजर अब बूढ़े होने के साथ साथ अप्रासंगिक भी हो गए हैं। और ये बयान उन्होंने दिया कि जब बीएसपी और सपा ने घोषणा कर दी कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। क्या वाकई में कांग्रेस अप्रासंगिक हो गई है और आपके मैनेजर्स इतने बूढ़े हो गए हैं कि राजनीति पे लिखी हुई इबारत भी उन्हें समझ में नहीं आ रही है? मैं आपको ब्रजेश जी एक बात बता दूं, फोर्ब्स मैगजीन ने आयरन लेडी का खिताब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को दिया और बहन जी ने जब यहां इन्होंने हमारी सरकार गिराई थी, कांग्रेस के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने उत्तर प्रदेश में, तो
उम्र का बढ़ना तो ब्रजेश भाई सभी के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, चौधरी साहब के लिए, राजपाल जी के लिए, सभी लोग की उम्र बढ़ रही है। ऐसे प्रमोद तो जी के लिए भी। हाँ, उनके लिए तो है ही है, सभी के लिए है, उसमें वो क्या नाम अपनी जगह पर है। तो अब उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, हमारी पार्टी एक जिंदा लोकतंत्र की जीती जागती मिसाल है, यहाँ मतांतर का सबको अधिकार है। लेकिन हम एक दो चीज़ें आपसे बड़ी साफ कहते हैं कि आपको कन्याकुमारी से चलते हुए राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और तिरंगे के नेतृत्व में, तिरंगे के नीचे जो यात्रा चल रही है 3570 किलोमीटर की यात्रा, वो आपको क्या बूढ़ी दिखाई दे रही है? हमें तो कोई आदमी 3570 किलोमीटर चले तो वो आदमी तो जवान से भी जवान होगा, आपके सामने है, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं। और लगातार निर्बाध रूप से चल रही है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से परेशान है, क्रॉनिक कैपिटलिस्ट जिस तरीके से परेशान है, सांप्रदायिक लोग जिस तरीके से परेशान है, वो मैनेजर्स बूढ़े वाली बात है। हाँ? मैनेजर्स बता रहे हैं बूढ़े। हाँ, तो अब मैंने कहा ना आपसे, आज की डेट में अगर उनको राहुल गांधी जी या प्रियंका गांधी जी अगर वो लग रहे हैं और बुजुर्गों के सम्मान की बात, तो हमारी पार्टी में बुजुर्गों का सम्मान होता है, इसमें सर कहीं कोई दो बीएसपी राय भी आपको छूना नहीं चाहती सर? देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से हमने कोई बीएसपी को या किसी भी दल को हमने भारत जोड़ो यात्रा के लिए निमंत्रण दिया है। भारत जोड़ो यात्रा के इतर किसी राजनीतिक विमर्श के लिए या राजनीतिक सौदेबाजी के लिए या राजनीति में साथ में चुनाव लड़ने के लिए हमने कोई निमंत्रण नहीं दिया। हर पार्टी अपना चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है। बहुजन समाज पार्टी एक स्वतंत्र राजनीतिक पार्टी है, वो अपना निर्णय ले, वो निर्णय ले आज की डेट में कि वो चुनाव आगे 2024 का किसके खिलाफ लड़ना चाहती है। वो चुनाव सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लड़ना चाहती है, सांप्रदायिक शक्तियों को समर्थन देने के लिए लड़ना चाहती है, तो उन्हें तय करना पड़ेगा। उन्हें यह भी तय करना पड़ेगा कि महंगाई जिस सरकार ने 10 साल से लगातार सर्वोच्च शिखर पर बनाई, उनके साथ चुनाव लड़ना सर चाहती है। मायावती ने साफ कर दिया आपके सामने सजदा नहीं करेंगी। नहीं, हमारे साथ हम आप तो चाहते हैं कि सब आपके सामने सजदा करें तभी विपक्ष कहलाएंगे। हम ब्रजेश जी बहुत स्पष्ट रूप से आपके एक जिम्मेवार मंच से ऐलान करना चाह रहे हैं कि हमने कभी भी राजनीति में कोई दल किसी के सामने सजदा नहीं करता। सब दलों का स्वतंत्र अस्तित्व है। श्री अखिलेश यादव जी स्वतंत्र अस्तित्व के हैं, वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। मायावती जी स्वतंत्र अस्तित्व की है, नीतीश कुमार जी स्वतंत्र अस्तित्व के, उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी स्वतंत्र अस्तित्व की। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी हैं प्रधानमंत्री पद के लिए। बाकी सबके दलों में अखिलेश जी अपने दल के नेता हैं, नीतीश जी अपने दल तो के ये जो लार्जर अपोजिशन प्लेटफॉर्म पे काम चल रहा था वो तो छिन भिन नहीं, ये अखिलेश आप- यादव ने मना ये- किया, ये- मायावती ने मना ये किया। आपकी निर्मम मीमांसा है और ये मायावती जी का अपना कहना है। मायावती जी को तय करना पड़ेगा कि आज आप किसके साथ हैं, मायावी ताकतों के साथ में हैं या देश की जनता के साथ में। हम तो देश की जनता के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, महंगाई के खिलाफ लड़ेंगे। जो क्रॉनिक कैपिटलिस्टों को भारतीय जनता पार्टी ने देश का सारा रुपया इकट्ठा करके दे दिया है, जिसकी वजह से आज देश की अर्थव्यवस्था सर गठबंधन अपोजिशन है। तभी अपोजिशन कहलाएगा जब कांग्रेस उस पर ठप्पा मारेगी कि नहीं ये जनता के साथ है। भाई मायावती अपनी लड़ाई लड़ रही है, अखिलेश यादव अपने लड़ रहे हैं। अगले साल, अभी इसी साल, अगला साल क्या तो आप क्यों ये फोर्स करते हैं कि हमारे साथ आओ? बिल्कुल हमने कतई नहीं कहा। हम तो कह ही रहे ना आपसे, हम बिल्कुल नहीं कह रहे। हमने तो कहा कि हर दल को तय करना पड़ेगा वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहा है या भारतीय जनता पार्टी के विरोध में चुनाव लड़ रहा है। आप भारतीय जनता पार्टी को अकेले रह करके हरा सकते हैं, शुभकामनाएं आपको। हम 2023 में सबको पता चल जाएगा, जो 10 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, 9 राज्य में तो कंफर्म हो रहे हैं और 10वां जम्मू कश्मीर में शायद हो जाएंगे, तो 10 राज्यों तो में सर चुनाव। ये जब आपकी मदद करने गए तभी आपने इनका मार के खा गए और इनका शिकार कर लिया। अब- दो आपको मैं उदाहरण दे रहा हूं जिसका धर्मवीर जी ठीक से नहीं कर पाए। राजस्थान इन्होंने आपको सपोर्ट किया, आप इनकी पूरी पार्टी खा गए सर, विलय करा लिया। मध्य प्रदेश कमलनाथ को बीएसपी ने सपोर्ट किया, आप उनकी पार्टी खा गए सर। समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में अपने 2 विधायकों को सपोर्ट दिया, उनके पूरे विधायक खा गए सर आप। तो ये आपके साथ क्यों जाएं? क्योंकि आप तो खा जाओगे इनको। 2 तथ्यात्मक भूलें कर रहे हैं आप। पहली चीज, हमने जो समाजवादी पार्टी का विधायक है वो हमारे दल का सदस्य नहीं है, आज भी वो समाजवादी पार्टी का सदस्य है। इस चीज को आप जरा प्रकाश में लाएं। हमने किसी आदमी को अपने दल में नहीं लिया। दूसरी बात, दो बार राजस्थान की बात आपने हमारे राजस्थान में, इस पर जवाब दीजिए। धर्मवीर चौधरी सुरेंद्र साहब, राजपूत जी। थोड़ा धर्मवीर जी मैं पूछ रहा हूं सर, आप पहले थोड़ा राउंड में शांति तसल्ली रखिए। रखें। आप आज आप जो पूछना चाह रहे थे मैंने इनसे पूछ आज लिया। डिबेट सुरेंद्र की जी बोलिए। मर्यादा रखिए। आज तो ब्रजेश जी को भी बधाई दीजिए और वीरेंद्र सिंह जी को भी बधाई दीजिए। ब्रजेश जी को वीरेंद्र सिंह जी के रूप में आज एक नया सीईओ मिला है भारत समाचार को, इसकी बधाई देनी चाहिए। आज झगड़ा क्यों कर रहे हैं? सर तो मुद्दे से ना भटके नहीं, सर हम मुद्दे से नहीं भटक रहे, कम से कम ऐसा बधाई। कहे कि आप मुद्दे से भटक। नहीं, वीरेंद्र सिंह जी को और ब्रजेश शुक्रिया, मिश्रा और भारत आप आगे समाचार बढ़े को तो सर। बधाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है, अब आप- थैंक यू हाँ, सर।
आपको मैं दूसरी बात राजस्थान की बात बताता हूं। राजस्थान में आप जाकर के उन 6 विधायकों से बात तो कीजिए। उन्होंने हमारे दल में विलय किया। मायावती जी तो चाहती थी कि भारतीय जनता पार्टी में विलय कर लें। बड़े भोले हैं सर जो भारतीय जनता पार्टी को देने के लिए तैयार थी उनके विधायक, अपने विधायक, उन विधायकों ने निर्णय लिया कि हम वो हमारे दल में आना चाहते हैं। यही तो इसी बात है। तरीके से आपको सुन लेना नहीं लीजिए, चाहिए था, सुनिए आपको ये सुनिए बात सुनिए मायावती से सर करनी सर चाहिए सर थी। ब्रजेश जी, अब ये एक बात मतलब पूरी बात सुन लिया कीजिए। आप मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू नहीं चलेगा। बिहार में क्या हुआ था भाई, जरा बताइए। जब जब आपके विधायक जीते किनके साथ गए? वहां तो हम तो थे नहीं। आप क्यों अपने विधायकों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रख पाते? वही करोगे, आप मध्य प्रदेश में अपने विधायकों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रख पाते, आप महाराष्ट्र में नहीं रख पाते, तो सर आप चाकू मारोगे, आप आपको तो कर्नाटक दोस्ती में की आपका थी। विधायक भाजपा में चला गया। आप वहां तो कर्नाटक में तो हमने नहीं लिया था ना आपका विधायक एक जो था। लेकिन आपके मुंह में दही जम जाती है जब भाजपा आपके विधायक को लेती है। जब आपके विधायक कांग्रेस में आते हैं तब आप चिल्लाते हैं। इनके विधायकों को कोई भी उठा ले जाएगा। आपने क्यों लिया? आपको तो सपोर्ट किया था। बेचारे आपको अपना पूरा सब दे दिए थे। अभी सुन लीजिए सर, इसका भी सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश में 59 विधायकों को लेकर के मायावती जी ऐसे 59 कर रही थी। और उसके बाद जब सदन हुआ और सदन में मायावती जी भी थे, वहां 31 रह गए थे। ऐसे 31 हुए थे। आप मजाक उड़ा रहे हैं सर, आप मजाक उड़ा रहे हैं। अरे मजाक नहीं उड़ा रहा हूं। नहीं, आप इनके विधायक क्यों ले गए, इसका जवाब मैं तो नहीं दिया ले गया। मैंने भारतीय जनता पार्टी ले गई, इनके मुंह में दही जमी रही। समाजवादी पार्टी 2 बार ले गई, इनके मुंह में दही जमी रही। सच बात यह है कि आपने विधायक क्यों इनके किया, भी सर? गए, विधायक इनके भी गए, आरोप हमारे ऊपर। ओके, अच्छा आपने खरीदा इनके विधायक? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने आप तो ही कह रहे थे बिके। आप एक विधायक भी आरोप लगा दे कि 1 सर आप रुपया ही ने दिया। कहा बिके। एक विधायक आरोप लगा दे कि राजस्थान कांग्रेस ने विधायक खरीदा सर, हाइपर या हमने क्यों हो रहे हो? उनको आराम से मंत्री जवाब पद दो, दिया। सर। वो स्वयं आए, उन्होंने Thank साफ you। कहा कि मायावती जी भारतीय जनता पार्टी में विलय करने को कह रही थी। बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपके मित्र हीरो वाजपेयी जी को आमंत्रित करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। बीएसपी ने तो अपना पत्ता खोल दिया है वाजपेयी जी, और ये स्पष्ट कर दिया है कि किसी के साथ कोई अलायंस नहीं करने जा रहे हैं। इस खबर को भारतीय जनता पार्टी किस दृष्टिकोण से लेती है? देखिए, हर राजनीतिक दल का ब्रजेश जी अपना निर्णय होता है, और बहन मायावती जी ने अगर कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे तो ये उनकी पार्टी का निर्णय है और वो अपनी पार्टी की सर्वोच्च नेता है। जहाँ तक बात है कि पहले वो लोगों के साथ रही फिर अलग हो गई, तो राजनीति में कई बार कई डिसीजंस लोग लेते हैं और बाद में लगता है कि डिसीजंस फ्रूटफुल नहीं रहे, वहाँ से वापस हो जाते हैं। और कांग्रेस की जो 10 साल की सरकार रही, दोनों बैसाखी रहे, बसपा भी और सपा भी मनमोहन सिंह सरकार में, तो ये उस समय के उसूलों में लग रहा होगा कि हमें सहयोग है, हम फायदे की चीज है। तो मुझे लगता है ये जो लगातार जो जुड़ाव होता है ये फायदे और नुकसान को लेकर होता है, और बहन मायावती जी ने इस समय समझा होगा कि इनसे आगे नुकसान होने वाला है, मैं और तेजी से आगे बढ़ने वाली हूं, तो उन्होंने अपना निर्णय ले लिया। और जहां तक अभी मैं अपने मित्र प्रवक्ताओं को सुन रहा था, देखिए ये लड़ाई जो है ये उसूलों और विचार की है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक विचार पे काम करने वाली 24/7 कैडर बेस्ड पार्टी है, अपने विचार के आधार पे काम करती। जो चीजें हमने उठाई थी कि हम सत्ता में आएंगे ये करेंगे, उन पर हम लगातार आपने एक बार भी बीएसपी से नहीं पूछा कि अतीक अहमद का परिवार मायावती जी के यहाँ शोभा बढ़ा रहा है उनकी पार्टी में? देखिए, कोई परिवार कहां ज्वाइन करता है ये भारतीय जनता पार्टी का नहीं। किस राजनीतिक दल को कौन ज्वाइन करेगा और किसकी क्या विचारधारा और कौन किसको ले लेगा, इस पर तो देखिए ब्रजेश जी हमारा प्रभाव नहीं है। बाकी ये पक्की बात है कि लोग अपने चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के इस समय बयान आएंगे लोगों का है, और चुनाव दर चुनाव सर बीएसपी के सवाल पर आप इतना डिफेंसिव क्यों हो जाए? बिगड़ी है। वाजिब सवाल है कि अतीक अहमद का परिवार क्या कर रहा है, आप इतना डिफेंसिव क्यों हो गए? नहीं, हाँ भाई, हम आप ये बताइए, अतीक अहमद कोई हमारे यहाँ तो थे नहीं जो हम डिफेंसिव हो जाए, सब वहां चले गए। तो इनसे पूछा सर आपने कि अतीक अहमद के परिवार को क्यों ले रहे हो? लेना था उन्होंने ले लिया जी। इनसे पूछा आपने एक बार भी? नहीं, तो ये हम कैसे पूछ सकते हैं कि आप किस परिवार को क्यों ले रहे हैं? भाई हमने तो ये भी नहीं पूछा कि आप सपा में इतना आपके ऊपर हमला किया था, आप सपा के साथ क्यों आपने अलायंस कर लिया। हमने तो यह भी नहीं पूछा था कि भाई भारतीय जनता पार्टी के स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने आदरणीय बहन जी को उस समय सेव किया था, फिर भी आप इस सपा के साथ जा रहे हैं। हमने ये भी नहीं पूछा था। हमने सपा से ये भी नहीं पूछा था कि आपने जिन पर इतना हमला किया बाद में सब परिवार सफाई में उनके पैर क्यों छुए। हमने ये भी नहीं पूछा था। हमने ये भी पलट के नहीं पूछा था कि अगर आप सबने छू लिए तो बहन मायावती जी के भतीजे ने आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के क्यों नहीं छुए थे। हमने तमाम बातें नहीं पूछी। आपने ये भी नहीं पूछा सर कि पर्दे के पीछे से रिमोट कंट्रोल बीजेपी के पास है या नहीं, आपने तो ये भी नहीं पूछा सर।
देखिए साहब, ये बात पूछने के लिए हमने आदरणीय ब्रजेश जी का भारत समाचार चैनल पर मुझे आकर ये ज्ञान होना ही था। जी, तो बताएं आप सर कि ये आरोप जो लग रहे हैं उसमें कितनी वास्तविकता है? देखिए, ये सब आरोप निराधार है। हर पार्टी के ऊपर दूसरी पार्टी आरोप जो लगा रही है विपक्ष में, वो केवल एक जो वोट बैंक है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो वोट डालता है उसको आकर्षित करने के, और जहां तक मुझे लगता है इसमें पीछे कुल अल्पसंख्यक वोटों को आकर्षित करने की योजना है। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं, सब एक दूसरे के ऊपर बहुत शुक्रिया आपका वाजपेयी जी, दे रहे हैं। ये सब पहले धन्यवाद। मैं राज्यपाल कश्यप जी को चट्टे आमंत्रित बट्टे करता हूं रहे। इस परिचर्चा में। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और प्रवक्ता हैं कश्यप जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब समाजवादी पार्टी के बाद जो दूसरा बड़ा विपक्ष का दल है 12.5% वोट शेयर वाला बहुजन समाज पार्टी, उसने भी ऐलान कर दिया कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, यानी आपका साथ भी नहीं खड़े होंगे। हालांकि ये बात पहले भी स्पष्ट हो चुकी है, लेकिन बीएसपी के इस पॉलिटिकल मूव का आप पर क्या असर पड़ने वाला है? पहली बात तो वो खुद उनका अपना दल है, उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और निर्णय लेने के लिए भी स्वतंत्र हैं। और उत्तर प्रदेश में रही बात, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का आधा हिंदुस्तान है और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मिनी प्राइम मिनिस्टर गिना जाता है। और उस उत्तर प्रदेश में मजबूती से विपक्ष के रूप में बीजेपी से कोई लड़ रहा, बीजेपी के अन्याय, अत्याचार, महंगाई, बेरोजगारी, इन सब मुद्दों पे कोई लड़ रहा, वो समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी मजबूती से लड़ रहे हैं। और माननीय अखिलेश यादव जी ने लगातार प्रयास भी किया कि सभी को जोड़ के लड़ने का, और उन्होंने इसमें 2022 के चुनाव में छोटे छोटे दलों को साथ में लिया भी और 125 सीटें जीती हैं और मुख्य विपक्षी रूप है। और अगर 125 को जोड़े हैं तो लगभग 25 सीटें पार्लियामेंट में हो रही हैं। और साथ ही साथ में जिस तरीके से माननीय बाबा भीमराव अंबेडकर जी और बहुजन और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों को बाबा भीमराव अंबेडकर जी भी चाहते थे कि ये सब मिलके और सामाजिक न्याय की लड़ाई को मजबूत करें, उसको माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने भी कांसीराम के साथ में मिलके मजबूत करने का पूरा वो किया। उसके साथ में माननीय अखिलेश यादव जी लगातार जो सामाजिक न्याय की लड़ाई या बहुजन की लड़ाई को लड़ने का काम, और चाहे जाति जनगणना हो चाहे आरक्षण हो। धर्मवीर जी ने आपने सुना, तो उन्होंने कहा कि हमारा अनुभव अलायंस के साथ अच्छा नहीं था, स्पेशली वो आपकी पार्टी को मेंशन करना चाहते थे। अब वो क्या पर्सनल कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, लेकिन अब आप जान ही रहे पार्लियामेंट के चुनाव में कहाँ से कहाँ 10 सीटें मिली और अब गठबंधन नहीं रहा इनके साथ में। सर कोई एहसान नहीं किया, ये तो उनको वोट मिले अपने ना जी, आपने कोई एहसान नहीं किया उनके ऊपर। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे नेता ने सदैव उनके बड़े दिल से सम्मान करते हैं। बहन जी को आज ही जन्मदिन था पीछे अभी, और बड़े मन से शुभकामनाएं दी है और सारी चीज़ें। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, जो बहुजन है, जो पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित है, इनकी आवाज़ मजबूत की जाए, सामाजिक न्याय की लड़ाई मजबूत की जाए, और जो भारत उत्तर प्रदेश में आरक्षण खत्म किया जा रहा है, दलित पिछड़ों को परेशान किया जा रहा है, उनकी लड़ाई मजबूत की जाए। मायावती के सवाल पर आप इतने डिफेंसिव क्यों हो जा रहे हैं? आपको फेस आप करूँ ने तो खुल के आपके मुंह पर कहा, देखिए कि आपके साथ अनुभव अच्छा नहीं है। नहीं, आप हट बच रहे हैं सर। नहीं, हट बच नहीं रहे। अब ये देखिए, समाजवादी पार्टी तो लड़ रही है, कांग्रेस का तो सर चलो समझ में आता है राजपूत जी का, नहीं आप क्यों हट बच रहे हो सर? नहीं, हट बच नहीं रहे। समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय के आंदोलन को लेकर मजबूती से लड़ रही है और बीजेपी से लड़ रही है। और कौन किससे मिलके लड़ रहा है, कौन कहां खड़ा है, क्या कर रहा है, तो बताओ। ये वाली बात आपने क्यों कही, कौन किससे मिलके लड़ रहा है जी? इसका तो क्या मतलब? सबको पता है, जनता में पता है, जनता में पता है, सबको पता है। सारे वाजपेयी जी ने कहा कि उन्हें नहीं पता, तो मैं चाहता हूं कि वाजपेयी जी को बताओ। वाजपेयी जी को पता क्या? वाजपेयी जी को सब पता है। ये कहते क्या पता है जो हम लोग को नहीं पता? मैं चाहता हूं ये दोनों लोग बंद में मत खेलो, खुल के बात करो। नहीं, ओपन मुक्त संवाद है ये। देखिए, ये बीजेपी है, षड्यंत्रकारी पार्टी है। इनका ये षड्यंत्र से जीते, ये जनता से कहाँ जीते? अगर ये इनका षड्यंत्र, ये षड्यंत्रकारी लोग हैं, पर्दे के कहते कुछ है करते कुछ है, उसका एंटी मतलब पीछे पर्दे के क्या षड्यंत्र रच रहे होंगे। ये षड्यंत्रकारी है, देश और दुनिया जानती है कि षड्यंत्रकारी पार्टी है। वो तो कह रहे थे कि उन्होंने कुछ नहीं पूछा जी, वो तो कह रहे थे उन्होंने कुछ नहीं पूछा। नहीं, तो कौन सा वाला लायक कहाँ है?
वो पूछने लायक कहाँ है? आज बताइए ना, किस ये अभी बता रहे थे कि हमारी पार्टी 24 घंटे काम करती है। 24 घंटे काम करती है तो एक अस्पताल नहीं लखनऊ बना पाए। 24 घंटे काम कर रहे हैं तो बेरोजगारी, और 24 घंटे आज खेत में किसानों को, हम तो गांव गए थे अभी, कल ही आज ही आ रहा हूं, तो गांव में रात में कड़कड़ाती ठंडक में किसान खेत रखवाली कर रहे हैं और करोड़ों रुपए एक एक ब्लॉक में खर्च हुआ है, और वो पैसा कहाँ चला गया? ये तो भ्रष्टाचारी लोग हैं। चलो सर, उसका हिसाब तो लेंगे, लेकिन बीएसपी का मुंह अकेले है जी। आप अपनी चिंता करिए। देखिए, समाजवादी पार्टी महंगाई, बेरोजगारी, पिछड़े, दलित, आरक्षण, सबकी लड़ाई लड़ने का काम कर रही है, और दल कहाँ कोई दिखाई पड़ रहा? बहुत शुक्रिया आपका, दल तो मैदान बहुत छोड़ शुक्रिया। गए। मैं इस पर चर्चा को नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहा हूँ जी। बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र राजपूत के अच्छे दोस्त मेरे साथ संजय बेचन जी मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने राजनीतिक टीकाकार और वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत शुक्रिया आपका बेचन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लंबे समय के बाद आपको नए साल की बधाई, मकर संक्रांति और लोहड़ी की भी बधाई। आज सुरेंद्र जी भी आपके साथ मौजूद हैं, आपके मित्र। मैं सर समझना चाहता हूं कि ये बीएसपी का जो पॉलिटिकल मूव है, और 5 दिन पहले अखिलेश यादव का भी स्टेटमेंट, आप इसको किस नज़रिए से परिभाषित करते हैं सर? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अखिलेश यादव या मायावती ये दोनों राजनीति के बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं। कोई बच्चे नहीं हैं, सरकार मुख्यमंत्री रहे हैं, बड़ी पार्टियां चला रहे हैं। तो अभी जो इनका मूव है, मुझे ये लगता है कि जो एक नॉन बीजेपी व्यापक विपक्ष की जो बात चल रही है, उसमें इनकी भूमिका अभी क्या है कि लीड रोल स्वतः सुओ मोटो कांग्रेस ने उसको एक्वायर कर लिया है। ये चाहते हैं कि भाई लड़ तो हम भी रहे हैं, भाजपा से हम भी लड़ रहे हैं, तो से हमारा भी हो और हमारी भी भूमिका हो। तो एक तो मुझे लगता है ये है कि एक बार्गेनिंग चिप है कि अगर विपक्षी एका हो, एक व्यापक विपक्षी एका हो। मैं सब प्रवक्ताओं को सुन रहा था और सबका यही दावा है कि भाजपा से सिर्फ वही लड़ रहे हैं। तो अगर भाजपा से सिर्फ वही लड़ रहे हैं तो नेतृत्व कांग्रेस क्यों लेगी? तो ये एक अंडरलाइनिंग मैसेज है। दूसरी बात है कि मायावती जी ने, देखिए मायावती की आप अगर राजनीतिक उछाल उनका देखें तो मायावती जिस तरह से 84 में पार्टी बनी, 2 चुनाव में कोई सफलता नहीं मिली, 91 में मायावती को 12 पॉइंट कुछ % वोट मिले और 12 सीटें मिली। लेकिन जब उसके बाद चुनाव हुए तो वो सीधे 67 पे थी। तो मायावती राजनीतिक जो उनकी शिक्षा दीक्षा हुई है कांसीराम जी के नेतृत्व में, मायावती पॉलिटिकल बार्गेन करना जानती हैं। वो प्रदेश की राजनीति को भी बड़े अच्छे से समझती हैं। इतनी बार मुख्यमंत्री रही, कौन ऐसा दल है जिसके साथ उन्होंने हाथ नहीं मिलाया? और आप देखिए कि वो लगातार बढ़ती रही, सिवाय सिर्फ पिछले चुनाव में जब उन्होंने विधानसभा अकेले लड़ा और उनका वोट % उतना ही था जितना उनका 91 में था, 12.6 था, इस बार 12.7 था। तो आप देखिए कि उनका वोट बैंक जो है वो उनके साथ है, और ये जो विश्वास है अब इसकी वजह से मायावती करेगी नहीं, मैं पहले तो अकेले लड़ूंगी, अपना वोट बैंक बचाऊंगी, और दूसरा मैं किसी को बहुत आसानी से, ये लड़ाई मैं भी लड़ रही हूं भाजपा के खिलाफ, मैं भी लड़ रही हूं, वो भी लड़ रहे हैं, तो नेतृत्व का निर्णय अकेले कांग्रेस नहीं करेगी। मेरी समझ में ये बात है। और आप देखिए कि उन्होंने एक ऐसे समय में बात कही है जब कोई चुनाव नहीं है जी, वही मैंने बात इंगित की। एक आपने स्टेटमेंट पढ़ा होगा, आचार्य प्रमोद कृष्णम सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा, जो वो मैंने पढ़ के अभी सुरेंद्र जी को भी सुनाया, कि ये हमारे सीनियर मैनेजर्स बूढ़े हो गए हैं, अप्रासंगिक हो रहे हैं, इसलिए बीएसपी जैसे लीडर्स, बीएसपी जैसी पार्टियां ऐसे मूव कर रही हैं। मतलब कांग्रेस मानती है कि ये सब उनके अपने लोग हैं जो अब उनके साथ नहीं जा रहे हैं। बूढ़ा होना कोई अपराध नहीं है। इस देश में कई बूढ़े प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने बड़ी अच्छी सरकार चलाई, अटल जी, नरसिम्हा राव। मतलब नटशेल में उन्होंने ये कहा कि ये हमारी पॉलिटिकल गलती है जिसके कारण बीएसपी हो या सपा हमसे अलायंस नहीं कर रहे हैं, ये कहना चाहते हैं एक्चुअली वो। देखिए अभी कोई बहुत ही प्रमोद कृष्णन का बयान मैंने सुना नहीं है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि प्रमोद कृष्णन कांग्रेस में है क्या, उनकी हैसियत क्या है कांग्रेस में? अरे सर, प्रियंका गांधी के सर सलाहकार हैं सर,
आप कैसी बात कर होंगे रहे हैं सर, सलाहकार होंगे, सेकंड इन कमांड सलाहकार सर। होंगे, लेकिन सलाहकार होंगे, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी हैं, कांग्रेस में राहुल जी हैं, कांग्रेस में सोनिया गांधी हैं। अब ऐसे लोगों के सामने अगर वो ऐसी बातें करेंगे, उनको कौन गंभीरता से लेगा? सुरेंद्र जी नहीं बोल पाए, पार्टी की मर्यादाएं हैं उनके सामने। मैं तो कह सकता हूँ भाई प्रमोद नहीं सर, कृष्ण आज कौन आपने है? मित्रता निभाई सर, अभिनंदन आपका सर। नहीं नहीं सर, मैंने मित्रता नहीं निभाई, मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि प्रमोद कृष्ण है कौन। जी आप देखिए भाई, अब उन्होंने राहुल गांधी की बात कही। राहुल गांधी, आप राहुल गांधी से असहमत हो सकते हैं, राहुल गांधी से आपका वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन एक अकेला आदमी निकल तो पड़ा है, उसके पीछे भीड़ चल रही है और जी। वो चल रहा है, पूरा देश नाप रहा है। बहुत असहमति शुक्रिया सर। मैं आपकी डिबेट जगह के पर है। दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा। वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। वीरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मायावती के इस पॉलिटिकल मूव को आप किस तरह से परिभाषित करते हैं? देखिए, मायावती का उत्तर प्रदेश में अभी 12% के करीब वोट उनको मिला था, तो वो एक बड़ी पार्टी रही, वो 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। अब वो अकेले लड़ना चाहती हैं चुनाव, लेकिन अगर आप देखेंगे कि जो विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव, मायावती एक ऐसी नेता रही जिनको उनके समाज का एक मुश्त वोट हमेशा मिलता रहा, बड़े पैमाने पर मिलता रहा। और अब बात यह आई कि जो पिछला अगर विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें आप देखिए कि मायावती और अखिलेश यादव के वोट को अगर जोड़ दिया जाए तो उसका वोट परसेंटेज बीजेपी की वोट से ज़्यादा हो जाता है। तो इनके गठबंधन का जो पिछला नतीजा था, उसमें 10 सांसद मायावती के जीते थे। इस बार वो कह रही हम अकेले लड़ेंगे। 2014 में मायावती एक बार अकेले लड़ी थी, उस बार भी उनको तब सीटें नहीं आई थी। गठबंधन में ताकत तो है, लेकिन घाटा, नफ़ा, नुकसान ये भी है, तो वो इसका अपना आकलन कर रही होंगी। एक मजी हुई नेता है वो, और ये आरोप लगता है कि बीएसपी को वोट ट्रांसफ़र हो जाता है, सपा को वोट ट्रांसफ़र नहीं हुआ, कांग्रेस का वोट ट्रांसफ़र नहीं हुआ, ये सब बातें आती हैं चुनाव में। लेकिन मायावती के पास वोट आज भी है, इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अब बीजेपी उनके वोट पे धीरे धीरे डोरा डाल रही है, या कह लीजिए उसको अपनी ओर खींच रही है। मायावती के वोटरों को वो 5 किलो का राशन से लेके हर घर बिजली, शौचालय और प्रधानमंत्री आवास, किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, ये जो योजनाएं SC ST वर्ग में चलाकर अभियान ये जो दे रही है केंद्र सरकार, इससे वो वोट को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही है। और एक टाइम में मायावती का 22% वोट अभी उससे पहले था, तो उनका वोट परसेंट तो थोड़ा डाउन हुआ। लेकिन अब एक चीज़ देखना होगा कि मायावती अकेले अगर चुनाव लड़ती हैं तो मोदी हर जिले में एक 2-2 रैली करते हैं, राहुल गांधी पैदल चल रहे हैं। मायावती के लिए लोग कहते हैं भाई ये तो मंडल में रैली करती हैं, जिले में भी एक आध रैली होती है। तो अगर सियासत में सड़क पर उतर कर मेहनत करने का कोई पैमाना है तो वहाँ पर मायावती खाली जिले जिले या मंडल मंडल जाती हैं। ये एक टेक्निकल समस्या है। अब उनका वोटर, हालांकि उनकी बात अब तो मीडिया का ज़माना पहुंची जाती है, लेकिन इतना ज़रूर है कि मायावती के एक टाइम पर उनके पास बहुत सारे सिपह सालार थे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी, रामअचल राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य, आज ब्रजेश पाठक जो उप मुख्यमंत्री हैं, और जुगल किशोर, बिजलाल खाबरी, नकुल दुबे, इंजीत सरोज, तमाम सारे ऐसे नाम हैं जो आज दूसरे पार्टियों के लिए काम कर रहे हैं और मायावती के पार्टी में रह के तमाम अच्छी और तमाम नुकसानदायक चीज़ें वो जानते हैं। अगर मायावती अकेले लड़ती हैं तो उत्तर प्रदेश में कोई गठबंधन स्वाभाविक रूप से बनता नहीं है। फिर ये जान लीजिए, फिर ऐसा लगता है कि बीजेपी 75+ का जो उसका नारा है वो आसानी से पा सकती है, क्योंकि मायावती का ही गठबंधन अगर वो सपा के साथ हो या और किसी के साथ, तो वो कुछ रोकने की स्थिति में बनता है बीजेपी को। और जब सब अलग अलग लड़ेंगे तो फिर आप खाली लड़ लें, जीत का सर्टिफिकेट तो भाजपा ही ले जाएगी। देखिए, एक चीज़ है कि सियासत में उतार चढ़ाव सबका आता है। मायावती का भी पिछले काफ़ी समय से उतार है, उनकी पार्टी सरकार में नहीं आ पाई, लेकिन अभी जनता से जो उनका जुड़ने का कनेक्शन है, उनके अपने वोटरों से, वो है, बरकरार है। अब ये ज़रूर है
कि मायावती के यहाँ सेकंड लाइन की कोई बड़ी लीडरशिप नहीं है जो उनके साथ या उनके अगल बगल और जिलों में प्रचार की कमान थामे या और तेजी से काम करे। मायावती ने उस दलित समाज को, उस पिछड़े समाज को, जो कपड़ा धोता था, जो जूता सिलता था, जो गरीब था, बहुत सारे लोगों को उठाकर विधायक बनाया, सांसद बनाया, मंत्री बनाया। एक उन्होंने बहुत बड़ा परिवर्तन उत्तर प्रदेश की सियासत में लोगों को दिखाया है। लेकिन अब जब बीजेपी का राज जब से 2014 से मोदी का युग आया, मायावती उसमें पिछड़ती गई। अब उनके वोट पर बीजेपी की नज़र है। लोग कहते हैं कि भाई वो सीबीआई, ईडी और इनके डर से राजनीतिक दल भाग रहे हैं मोदी के सामने, बीजेपी के सामने। अब उसमें अंदर खाने किसकी क्या मजबूरियां हों वो अलग बात है, लेकिन मायावती ने हिम्मत दिखाई है कि वो अलग चुनाव लड़ेंगी। अभी उससे पहले देखिए निकाय का भी चुनाव होगा, फिर तमाम सारी चीज़ें आएंगी। अच्छा, बीजेपी बड़ी होशियार पार्टी है। वो अगर मायावती कहीं गठबंधन के लिए कोशिश भी करेंगी तो चाहेगी कि ना हो, अलग अलग रहे। ब्रजेश जी, एक बार एक मोहतरमा से एक डॉक्टर साहब और एक वकील साहब, ये दोनों लोग प्रेम करते थे। तो डॉक्टर साहब क्या करते थे कि उनको रोज़ एक गुलाब भेजते थे और वकील साहब रोज़ एक सेब भेजते थे। तो एक दिन उस मोहतरमा ने पूछा वकील साहब से, ये बताओ गुलाब तो प्रेम की निशानी है, तुम सेब क्यों रोज़ भेजते हो? तो बोले कि सेब, जो एक सेब रोज़ खाए डॉक्टर के घर कभी ना जाए, तो ये सेब तो डॉक्टर से दूर रखता है। तो बीजेपी ऐसे ही सेब खिला रही है लोगों को कि डॉक्टर की तरफ न चला जाए वोट बीएसपी का। तो ये दलितों को इसी तरह से रोज लुभाते रहते हैं। तो ये आप मान लीजिए इसको कि उत्तर प्रदेश में अगर मायावती अकेले लड़ेंगी तो फिर बीजेपी के लिए मैदान बहुत आसान है। इतना आसान नहीं, उनको मायावती और अखिलेश मिलकर अगर टक्कर दे सकते हैं यूपी में, बाकी और किसी में कुछ दिखता नहीं है। बहरहाल सबकी अपनी अपनी पार्टी है। भाई अभी तो ओवैसी भी आएंगे, आज वकार साहब नहीं है, नहीं वो भी कहेंगे हम भी 80 पे लड़ेंगे, जहां जिसका मन आए। लेकिन सियासत में लोग कहते हैं मायावती के लिए, लेकिन मुझे लगता है मायावती डरने वाली लेडी नहीं, उनको आयरन लेडी खिताब दिया गया था। तो सुनिएगा कि सभी का धूप से बचने को सर नहीं होता और हर आदमी के मुकद्दर में घर नहीं होता, और हमारी आंख के आंसू की अपनी दुनिया है और किसी फकीर को साहों का डर नहीं होता। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धर्मवीर चौधरी जी का रुख करता हूं, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। चौधरी जी, डिबेट के पहले चरण में ये इल्ज़ाम लगाया कांग्रेस ने कि आपकी पार्टी के ही विधायक बार बार छोड़कर चले जाते हैं, वो तो कर नहीं रहे थे, वो बीजेपी में जा रहे थे इसलिए हमने अपने यहाँ ले लिया। ये तो उनका राजनीतिक आरोप है, लेकिन अकेले लड़के आपको उत्तर प्रदेश में या देश में चुनाव क्या हासिल होने वाला है? नहीं, ये बताइए ब्रजेश जी कि बहुजन समाज पार्टी आज देश की तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी है, तो अपने दम पे ही तो है ये, या ये कांग्रेस के दम पे हम बने थे, या बीजेपी ने हमारी सपोर्ट करी थी, या जो है हमने तो जो है कभी सपोर्ट नहीं मांगा इनसे। और ये जो कांग्रेस के लोग, जो ये दोहरी मानसिकता के लोग हैं, इसीलिए आज ये मारे मारे घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि ये यात्रा है उसमें कोई टी शर्ट का जिक्र कर रहा है। अरे 70% लोगों के शरीर पर जो ईंट का गिलाया करते हैं हमारे 80 समाज के लोग, जो हमारे किसान के मेरे वर्ग के लोग खेतों में पानी लगाते हैं, उन पे भी एक टी शर्ट होती है, वो भी बहुत पुरानी, 70,000 की नहीं, 70 रुपए की, उसका तो कोई जिक्र नहीं करता। और ये कांग्रेस का भी आप उनका जिक्र कर रहे थे प्रमोद जी का, तो उन्होंने कहा ये बूढ़ी कांग्रेस है। मैं कहूंगा ये नकली कांग्रेस है। जब देश 1947 में प्रधानमंत्री का जो चुनाव कांग्रेस कार्य समिति कर रही थी, तो उसमें 12 वोट सरदार पटेल को मिले थे, नेहरू जी को मात्र 1 वोट मिला था। ये कांग्रेस नकली कांग्रेस है। सर, आपने कहा कि इनकी यात्रा में कोई जा नहीं रहा है, जब आपके घर के सामने से और आपके जिले से गुजरी थी, लोगों के पास खड़े होने की जगह नहीं थी। ब्रजेश जी, मैं आपको एक बात बता दूं, ये कांग्रेस नकली और बूढ़ी कांग्रेस है। ये कितनी ही कोशिश कर लें, क्योंकि जब इनका शासन आता है, आज राजस्थान में दलितों के पर कितने अत्याचार हो रहे हैं, एनसीआरबी के आंकड़े ये बताते हैं कि राजस्थान नंबर 1 है।
और ये कांग्रेस की इसीलिए हालत है क्योंकि इनकी दोहरी मानसिकता है, इन्होंने किसी का साथ नहीं दिया। और अगर ये दो जो विकल्प आपके बीजेपी समक्ष के जो हमारे प्रस्तुत किए प्रवक्ता भी जाएं बोल रहे थे, कि इनमें से दो में से कौन ज्यादा खतरनाक है? एक बीजेपी, ऑप्शन नंबर 2 कांग्रेस। ब्रजेश जी, अभी मैं किसी एक अन्य टीवी डिबेट में था, मान्यवर साहब काशीराम जी ने ये कहा था कि ये कांग्रेस सांपनाथ है और बीजेपी नागनाथ है। तो ये कांग्रेस अब सांपनाथ भी नहीं है, ये दुमई है। ये दो मुंह वाली जो हमारे यहाँ बोलते हैं सांप की मौसी, कभी इधर से चलती है कभी इधर से चलती है। तो ये इनका दोहरा चरित्र कांग्रेस को ले डूबा है। बहुत शुक्रिया। अब आप लीजिए कांग्रेस से जवाब। और कांग्रेस के लोगों को अपने जवाब दिलवाता हूं, सुधारने की जरूरत है। ओके सुरेंद्र जी, गो अहेड। थैंक यू चौधरी साहब। नहीं सुन लीजिए हमारी बात, ना अब रुक जाओ, पूरी सुन लीजिए। अरे टाइम कम है, उनको भी अपनी ना सुन लीजिए। और ये जो बीजेपी के लोग हैं, 10 ये जो बीजेपी के लोग हैं, ये 450 के सिलेंडर को 1200 में बेच रहे हैं। 3.5 रुपए पर यूनिट बिजली थी उत्तर प्रदेश में, 7.5 रुपए बेच रहे हैं। बहन जी ने ये सब बात नहीं कही। ये गरीब आदमी समझ रहा है, ये गरीब आदमी जो है इनके पर चला देगा चुनाव में। धर्मवीर जी आप बीजेपी वालों के आप देखिएगा, आप सुरेंद्र जी को सुनिए। और ये ईवीएम का हटा करके थैंक यू बैलेट से चुनाव अब आपका टाइम ओवर सर। थैंक यू के माध्यम से नरेंद्र ओके, मोदी जी को, आप सुरेंद्र राजपूत जी को सुनिए। थैंक यू। ईवीएम हटा के दिखाएं ओके, और बैलेट से चुनाव कराएं। थैंक यू। अब तसल्ली। अब सुरेंद्र जी के जवाब सुनने, क्योंकि आपने भला बुरा कहा है तो मुंह पर जवाब लीजिए, बोलिए। नहीं, हमें देखिए 2-3 चीजें, हम यहाँ कोई झगड़ा करने के लिए थोड़ी बैठे हैं। आज हमें अच्छा लगा कि आज हमें क्लियर हो गया कि जो भारतीय जनता पार्टी कहती है, जिस तरीके के अफवाह भारतीय जनता पार्टी 1948 के चुनाव को लेके लगाती, वही धर्मवीर जी पढ़ के आ गए। धर्मवीर जी पूरी कांग्रेस का इतिहास, नेहरू जी का, उनका अपना इतिहास। अरे बीच में मत बोलो भाई धर्मवीर, ये क्या धर्मवीर जी गलत बात है। अगर धर्मवीर जी आप में इतनी क्षमता सर होनी चाहिए, इनके बीच में सुरेंद्र राजपूत जी बोलेंगे, ठीक है कि नहीं? बोलिए। तो हमें इससे ज्यादा इनसे कुछ नहीं कहना। आप बोलें। आप इस चीज को देखिए, 2007 से जब से मान्यवर काशीराम जी का देहावसान हुआ है, परम पूज्य काशीराम जी का देहावसान हुआ है। एक सेकंड, ना आप देखो गलत अप्रोच है धर्मवीर जी, ये डिबेट का तरीका नहीं है। आप एक सेकंड रुक जाएं सर, आप ये डिबेट का तरीका नहीं, आप जानते हैं मैं डिबेट कैसे कराता हूँ। आपको पूरा मौका दिया, आप राजपूत जी को सुनिए सर, सुनने की क्षमता विकसित करें। बोलिए राजपूत जी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आप सिर्फ सुरेंद्र राजपूत बोलेंगे। मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी के बी टीम होकर के जो लोग भी बात करेंगे, चाहे वो ओवैसी साहब करें, चाहे वो मायावती जी करें, इन लोगों को जनता के मुद्दों से मतलब नहीं। अरे भाई कांग्रेस से लड़ना हो बाद में लड़ लीजिएगा, फिलहाल तो महंगाई से लड़ लीजिए, फिलहाल बेरोजगारी से लड़ लीजिए, फिलहाल उन क्रॉनिक कैपिटलिस्टों से लड़ लीजिए जिनके पास भारतीय जनता पार्टी पूरा का पूरा रुपया झव्वा और झोले में भर करके दे गई है 5-7-10 उद्योगपतियों को। लेकिन नहीं, मायावती जी के नुमाइंदे जो हैं उनसे नहीं लड़ेंगे। मायावती जी के नुमाइंदे किसानों के उन विरोधियों से नहीं लड़ेंगे जिन लोगों ने किसानों की आय को दूना करने का वादा करके किसानों के खर्चे को दूना कर दिया। मायावती जी भीड़ ही नहीं आ रही जी, कह रहे यात्रा में आ ही नहीं रहा कोई। नहीं, अब ये तो देखिए, अब ऐसा किसी की दृष्टि तो सही है, धर्मवीर जी दृष्टिकोण ही गलत है, तो दृष्टिकोण आप कहां से ठीक कर लेंगे? पूरी दुनिया कह रही है भाजपा परेशान है, आप दिखा रहे हो लगातार लाखों की भीड़ आ रही है, आप दिखा रहे हो, आप कह रहे हो कि बागपत में तिल रखने की जगह नहीं थी। तो मैं आपकी बात मानूंगा धर्मवीर जी। देखो आप बीच में ना बोले ना, आप गलत कर रहे हो सर, आप गलत कर रहे हो। आप सबको डिबेट में बोलने का समान अवसर है सर। नो थैंक यू, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ओनली सुरेंद्र जी। ये धर्मवीर जी की जो सबसे बड़ी समस्या है, इनकी समस्या कांग्रेस से भी, सुरेंद्र राजपूत से भी, सपा से भी, बसपा से भी, भाजपा छोड़कर के सबको ठोकर मार रहे हैं जहां दरवाजा खुल जाए सर। नहीं, इनके ये कुछ नहीं, ये सिर्फ भाजपा के साथ जाना चाहते हैं। क्योंकि पिछले 2.5 साल से 3 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी का थैंक यू सुरेंद्र जी, थोड़ा इस राउंड में वक्त का अभाव है, कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से ही अपने आप को जेल जाने से बचाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्यक्ष और परोक्ष समर्थन से ये किसानों के खिलाफ काम करना चाहते हैं, नौजवानों के खिलाफ, हीरो वाजपेयी जी, मजदूरों के खिलाफ। समाज पार्टी में आपकी पार्टी और ये दलित वोटों को बीजेपी कोई दिलचस्पी रखती है बीएसपी में? आप दोनों शांत हो जाए, हीरो वाजपेयी का नंबर है, आप दोनों शांत हो जाएं। मुझे लगता है बेहतर व्यवस्था हो। दोनों शांत हो जाएं, सुरेंद्र जी आप सीनियर हैं सर, आप ही समझे सर। ओनली वाजपेयी जी बोलेंगे। वाजपेयी जी बोलिए, आपकी क्या दिलचस्पी है बहुजन समाज पार्टी के भीतर? हीरो वाजपेयी जी।
देखिए ब्रजेश जी, हम तो कई बार चैनलों पे बैठ बैठ के परेशान हो चुके हैं। हर विपक्षी टीम की जो दूसरी विपक्षी टीम है वो हमारी बी टीम है। हम तो थक गए हैं सुनते सुनते कि कांग्रेस हमारी बी टीम है, सपा हमारी बी टीम है, बसपा हमारी बी टीम है, ओवैसी हमारी बी टीम है, आप हमारी बी टीम है। अरे भाई, ये सब बी टीम है तो फिर ये ए टीम के पीछे क्यों परेशान है? आपस में पहले फैसला कर ले। और अभी मुझे निकला ही था कि हर पार्टी का अपना नेता और प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है। मुझे लगता है 2024 का जो आगामी चुनाव है वो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पुनः विजय पताका फहराएगी। और उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 75+ सीट जीतने का है, जनता देख रही। जिस तरह का वार्तालाप चैनलों पर होता है और जो प्रवक्तागण अपना पक्ष रखते हैं, मुझे लगता है जनता ज्यादा समझदार है, जनता जनार्दन है और पुनः इसका जवाब देने के लिए इन पार्टियों को फिर से देगी। और मुझे लगता है इसके लिए इनको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि सब एक बी टीम है भाजपा की, तो इसके मतलब कोई ए टीम है ही नहीं जो हमसे मुकाबला करे। सबको मिलके, कोई कहता कांग्रेस हमारे पीछे है, कोई कहता सपा हमारे पीछे, कोई बसपा हमारे पीछे। अरे भाई, ये लोग अपने पीछे भी हैं कि भाजपा के पीछे? थैंक यू। इंपॉर्टेंट पॉइंट। टीम रहेंगे तो आप जानते हैं बी पे ही रह जाएंगे। ये केवल विपक्ष में बहुत बी टीम की लड़ाई है। रखा जी। ओके, राजपाल कश्यप जी, 18 करोड़ लोगों को ये कह रोजगार रहे मिला हैं कि क्या? 75 जीत लेंगे 80 में से। अरे भैया धर्मवीर जी, राजपाल कश्यप हैं, लार्जेस्ट अपोजिशन के प्रवक्ता हैं सर, सबसे बड़े अपोजिशन के प्रवक्ता हैं सर। बोलिए। आज की डेट में अपने उसमें नहीं है। नो, ओके, थैंक यू। ओके, कश्यप जी कह रहे हैं 75 हमारी। देखिए ब्रजेश जी, 75 ये तो कह रहे थे मैनपुरी भी हम जीत लेंगे, ये तो कह रहे थे खतौली भी हम जीत लेंगे, और पूरी ताकत लगा ली। पूरे थाने, कलेक्टर, कप्तान, डीएम, लेखपाल सब कुछ तो लगा दिया। अब पूरी बीजेपी का मंत्रिमंडल लगा रहा, और रामपुर में किस तरीके का नंगा नाच किया, उसके बावजूद भी जीत रहे थे। 22वें राउंड के बाद में मार मार के लाठी डंडे भगा दिए गए, तो उसके बावजूद भी जीते थे। ये तो बेईमानी से जीते। ये बुरी तरह से उत्तर प्रदेश की जनता, अब ये चुनाव जनता वर्सेज सरकार है, पार्टी वर्सेज नहीं है, जनता वर्सेज सरकार। और उस उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव इकलौते नेता हैं जो मजबूती से लड़ रहे हैं, और समाजवादी लोग लड़ रहे हैं, उनके ऊपर मुकदमे भी लिखे जा रहे हैं, उनको जेल भी भेजा जा रहा है। क्या बीएसपी नहीं लड़ रही? देखिए, क्या कांग्रेस नहीं लड़ रही? नहीं, इतनी बड़ी भारत जोड़ो यात्रा की आप देखिए कैसे कर सकते हैं? अभी कितने चुनाव हुए, चाहे आप देख लीजिए ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव हुए, चाहे एमएलसी के चुनाव हुए, इनके अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, दुराचार से, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हुए, कौन लड़ा? समाजवादी पार्टी इकलौती लड़ी, और कौन दल लड़ा? तो समाजवादी पार्टी। बीएसपी नहीं लड़ती जी? बीएसपी नहीं लड़ती? कहाँ लड़ी थी? जिला पंचायत अध्यक्ष कहाँ लड़े? कहाँ एमएलसी के चुनाव लड़े? चाहिए ना लड़ने के लिए, नहीं होगा। नहीं, तो कहाँ लड़े? और ये लोकतंत्र है भाई, कोई लड़े ना लड़े, लेकिन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की वकालत करती है, उत्तर प्रदेश की जनता की हितैषी है, और देश में जो गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी और जो संविधान खत्म किया जा रहा है उसकी लड़ाई। संजय बेचन जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि 2024 का राजनीतिक परिदृश्य। ब्रजेश जी, एक तो बीजेपी इसीलिए घबराई थी, जो नगर पालिका का चुनाव बढ़ा है, ये बीजेपी खुद नहीं चाहती थी कि चुनाव हो। बहुत शुक्रिया संजय जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या परास्त हो जाती लार्जर जो पिक्चर बन रही थी अपोजिशन की, और उसका एक बड़ा प्लेटफॉर्म कांग्रेस तैयार कर रही थी, अब यूपी में उसको मैं छिन्न भिन्न मानूं, सपा अलग, बसपा अलग, कांग्रेस अलग? बिल्कुल, मैं उसको अभी इसी आपके मंच पर ही पंक्चर होता हुआ देख रहा हूं, क्योंकि सबके दावे हैं कि भाजपा से वही लड़ रहे हैं, और इसका मतलब यह है कि भाजपा से सिर्फ वो लड़ रहे हैं और बाकियों को वो खारिज कर रहे हैं। सपा के प्रवक्ता का कहना है कि सिर्फ हम लड़ रहे हैं, और बसपा जो है वो बी टीम है, कांग्रेस तो है ही नहीं। कांग्रेस का ये कहना है कि हम सिर्फ लड़ रहे हैं, बाकी सब भाजपा की बी टीम है। तो एक चीज समझिए, जो एक विपक्ष, एक साझा विपक्ष बनकर भाजपा के खिलाफ लड़ता, उसमें ही बहुत सारे छेद हैं कि कौन भाजपा से लड़ रहा है, इस पर ही मतैक्य नहीं है। सबको लगता है कि भाजपा से हम लड़ रहे हैं, और इसका मैं ये फायदा देख रहा हूं, इसका फायदा जो, अरे कांग्रेस तो सर अपने को ऐसी पवित्रता से पेश करती है। अब सुरेंद्र राजपूत जी की बात सुनिए, ऐसी आदर्शवादिता राजनीति में बताएंगे जैसे बहुत होली काऊ है कांग्रेस। अब उस पर सर मैं कुछ नहीं कहूंगा, वो विषय नहीं है। कांग्रेस के धतकर्म जो हैं, वो अगर आप गिनने लग जाएं सर, धतकर्म
वो उसके लिए जगह नहीं बचेगी। कांग्रेस क्या करती है, क्या कहती है, कब क्या करती है, वो जो बसपा के प्रवक्ता हैं यहाँ पर, कांग्रेस जो है दलित समर्थक दिखती है। जो राजस्थान में हो रहा है दलितों के साथ वो पूरा देश देख रहा है। तो वो बातें कहने और करने की बातें अलग है। फिलहाल जो उत्तर प्रदेश का मामला है उसमें मैं ये देखता हूं कि ये जो विपक्षी मत भिन्नता है इस बात को लेकर कि भाजपा से हम ही लड़ रहे हैं। दरअसल जो अपोजिशन उत्तर प्रदेश में पक्ष पर तो भाजपा बैठी ही है, विपक्ष में कौन लीड करेगा इसकी लड़ाई है। और इस लड़ाई में सपा को लगता है कि हम लड़ रहे हैं, बसपा को लग रहा है हम लड़ रहे हैं, और कांग्रेस को लग रहा है हम लड़ रहे हैं, और हर प्लेयर को यह लग रहा है कि बाकी दोनों प्लेयर जो है वो बीजेपी सर वो तो आज आसिम वकार नहीं है, वरना वो दावा करते कि अकेले दावा करते, अकेले हीरो वाजपेयी को घर से निकलने न देंगे। तो सर 2024 की स्क्रिप्ट तो लिखी जा चुकी है, मैं आपको कह रहा हूं। करेक्ट, मैं सहमत हूं सर आपकी बातों से। बहुत शुक्रिया, और मैं आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आज एक बेहद ठंडी शाम आप सबने अपना अपना कीमती वक्त निकाला इस पर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। बहनों भाइयों, आप सबका बहुत शुक्रिया। ठंड बहुत ज़्यादा है और आप सब अपना अपना ध्यान रखें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।